आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, लेकिन अच्छा लगा तो आपको सुना दिया। नमस्कार दोस्तों, आजकल व्लॉग बनाना बहुत आम बात हो गई है। जिसे देखो हर कोई व्लॉग बना रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब YouTube पर ये वीडियोज़ नहीं डाले जाते थे तो व्लॉगिंग किस तरह से होती थी? तो इस पर शायद आपका जवाब ये होगा कि उस समय तो व्लॉग्स बनते ही नहीं थे, ये तो अभी कुछ सालों से बनने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, व्लॉग्स तब भी बना करते थे, लेकिन तब आप उन्हें देख नहीं सकते थे, उन्हें पढ़कर महसूस किया जाता था। और उनका नाम व्लॉग नहीं था, इवन उनका कोई नाम ही नहीं था। तो फिलहाल उन्हें समझने के लिए हम उन्हें ऑफलाइन व्लॉग का नाम दे देते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऑफलाइन व्लॉग की। दोस्तों, इस किताब के बारे में जानने से पहले मैं एक बार आपको व्लॉग की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस से ब्रीफ कर देता हूँ। दरअसल YouTube पर व्लॉग बनाने की शुरुआत 2005 में हुई थी, जो कि YouTube के लॉन्च होने के तुरंत बाद की ही बात है। पहला व्लॉग जिसे वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है वो था मी एट द जू, जो कि आज तक का शायद सबसे छोटा व्लॉग भी है। इसे YouTube के को फाउंडर जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को YouTube पर अपलोड किया था। इस वीडियो में एक सिंपल और पर्सनल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट था, जो आगे चलकर व्लॉगिंग का एक बड़ा हिस्सा बना। लेकिन व्लॉग्स 2009-10 के आसपास पॉपुलर होने शुरू हुए। इंडिया में व्लॉग्स का ट्रेंड 2010 के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 2015-16 के बाद ही ये पॉपुलर होने शुरू हुए थे। जैसे कि शर्मा जी टेक्निकल, निखिल शर्मा, गौरव तनेजा और संदीप महेश्वरी, ये सब इंडिया के पहले व्लॉगर्स में से एक रहे हैं। लेकिन पहले व्लॉगिंग का मतलब होता था अपनी डेली लाइफ या अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करना, जिससे लोगों को मोटिवेशन या लर्निंग जैसा कोई कंटेंट मिले। लेकिन अब लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ चीप क्वालिटी कंटेंट बनाना ही रह गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं अपनी किताब की, अपने ऑफलाइन व्लॉग की। लेखक को ये किताब लिखने का विचार तब आया जब वो 2005 में कानपुर से मद्रास जाने वाली एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था। तब वो ट्रेन रास्ते में मध्य प्रदेश के एक छोटे से जंक्शन इटारसी पर रुकी हुई थी और घोष साहब अपनी ट्रेन बदलने के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर चाय पी रहे थे। तभी उन्हें शहर को जानने की इच्छा हुई और वो अपना सारा सामान लेकर के वहीं पर ट्रेन से उतर गए। और फिर कुछ दिन उन्होंने उसी शहर में गुजारे। वहाँ की सड़कों पर घूमे, अनजान लोगों से दोस्ती की, वहाँ के आम लोगों की कहानी को जाना, वहाँ के स्थानीय पकवान खाए जो उन्होंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किए थे। फिर इटारसी के बाद वो ऐसे ही देश के कई रेलवे जंक्शंस पर घूमने गए, जैसे कि बनारस के पास मुगल सराय, झांसी के पास खजुराहो, और फिर साउथ इंडिया में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर गुंटकल, तमिलनाडु में आरकोणम और जेल्लापट्टई, उसके बाद केरल में शोरानूर। जहाँ पर भी वो जाते उस जगह को पूरा एक्सप्लोर करते। और इस सारी जर्नी को उन्होंने इस किताब में इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि अगर वो किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, उन्होंने क्या खाया, पास वाली टेबल पर बैठ कर के लोग क्या बातें कर रहे थे, खाने के उन्होंने कितने पैसे दिए, एक रिक्शा वाले के साथ दोस्ती करके वे कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने रिक्शा वाले को कितने पैसे दिए, किसी शहर में किसी कॉल गर्ल की कहानी को जाना, उन शहरों में शराब की दुकानों पर शराब किस रेट मिल रही थी, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि इस किताब को पढ़कर मुझे हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले जो मुझे आज से पहले नहीं पता थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जनसंघ के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय जी की मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी उतना ही सम्मान देती है जितना कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी को। सच बताऊं तो इस किताब में सब कुछ इतनी डिटेल में बताया गया है कि जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो लग रहा था लेखक की बजाय मैं ही उन जगहों पर घूम रहा हूँ, मैं उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। किताब को पढ़ते पढ़ते अनदेखी चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था। फिर जैसे ही किताब ख़त्म हुई मैं लेखक के नज़रिए से सोचने लगा, और फिर उसके बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर और बिना कोई प्लानिंग किए मैंने अपने कपड़े बदले, बाइक निकाली, हेलमेट पहना और निकल पड़ा घर से। सबसे पहले किताब को पूरी तरह से फील करने के लिए अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर काम अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंदर जाकर थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, आते जाते लोगों को देखता रहा। फिर एक चाय वाले को एक चाय का ऑर्डर दिया और उसके बाद चाय लेकर मैं पास ही की एक जगह पर बैठ गया। चाय मैंने सिर्फ किताब को फील करने के लिए ऑर्डर की थी। मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, तो मैंने अपनी चाय पास बैठी सुदेश आंटी को दे दी, जो किसी और शहर से थी।
और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं चाय के कप के साथ वहाँ बैठा था तो वहाँ पर बैठकर मैंने अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो दूर जाने का भी मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपने ही शहर की उन जगहों पर जाऊँगा जहाँ आज से पहले मैं कभी नहीं गया हूँ। तो शहर की कुछ अनजानी गलियों से जिनसे मैं पहले कभी नहीं गुजरा था, वहाँ से होते हुए मैं चला गया शहर की मेन रोड से दूर एक गली में चल रही बुक शॉप पर। वहाँ मैंने अपने लिए कुछ किताबें ढूंढी और फाइनली 340 रुपये देकर अपने लिए एक किताब खरीद ली। मोहनदास नेमिष-राय की लिखी 20 दिनों की जन्नत। जल्द ही इस किताब को पढ़कर इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद मैं गया अपने शहर की एक मस्जिद में, जिसे मैंने बाहर से तो कई बार देखा था पर कभी अंदर नहीं गया था। वहाँ पर जाकर मौलवी साहब से अनुमति ली और हाथ पैर धोकर मैंने मस्जिद का एक चक्कर लगाया। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो अगर आपको इसका मतलब पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत थी। किसी मस्जिद में जाने का ये मेरा पहला अनुभव था। फिर मैं चला गया अपने शहर के एक ऐसे मंदिर में जिसे मैंने अक्सर बाहर से ही प्रणाम किया था। अंदर जाने का सौभाग्य पहली बार मिला। वहाँ जाकर मैंने अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना की। फिर उसके बाद मैं चला गया अपने शहर के गुरुद्वारे में। वहाँ हाथ मुंह धोकर मैंने अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाया। अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी तो वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इससे पहले मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल गया हुआ था। किसी गुरुद्वारे में जाने का मेरा ये दूसरा और अपने ही शहर के गुरुद्वारे में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। फिर मैं चला गया अपने शहर के इकलौते चर्च में। वहाँ पर इन देवी जी ने मेरी फैमिली के लिए प्रे किया, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने चर्च को सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं मार्केट में चला गया किसी अनजान कपड़ों की दुकान पर, और मैंने वहाँ पर अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ट्राई की और फाइनली ये रेड कलर की टी शर्ट मुझे पसंद आई, जिसे मैंने ख़रीद लिया। दुकान के ओनर मिस्टर एकांत का व्यवहार बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर अपनी इस विजिट पर मैंने अपने शहर के चारों धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को देखा और इन चारों जगह पर जाने का ये मेरा पहला अनुभव था। इन चारों जगह पर जो चीज़ मुझे कॉमन लगी वो थी वहाँ की वाइब्स, जो मन की शांति देती थी। और जब मैं अपने शहर की अनदेखी जगहों को ढूंढने के लिए निकला तो मुझे पता चला कि इतने सालों से इसी शहर में रहते हुए कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जिन पर मैं आज तक नहीं गया, जिन्हें मैंने आज तक अनदेखा कर रखा था। वो तो धन्यवाद इस किताब का जिसकी वजह से मैं आज ये कर पाया। क्या आपने आज तक अपने शहर को एक्सप्लोर किया है? अगर नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको दिल से बहुत अच्छा लगेगा। और अब भी घूमने का मन ना करे तो एक बार इस ऑफलाइन व्लॉग को ज़रूर पढ़ लेना। ये किताब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जाकर पढ़ने की तैयारी कीजिए। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।